हेलो बच्चों, मैं आपका प्रवीण सर जुडिशियल एकेडमी में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग जा रहे हैं चर्चा करना है, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़ा हुआ है, और वो है इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट्स। कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक, जैसा कि आप सब जानते हैं, कि 106 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। लेकिन ये सारे अमेंडमेंट्स आपको नहीं पढ़ने हैं, विशेषकर जुडिशियल सर्विस की प्रिपरेशन करने वाले और यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वालों के लिए कौन से अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये जानना भी ज़रूरी है। अब होता क्या है कि किसी एक अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते हैं, बहुत सारे आर्टिकल इनमें अमेंडमेंट किए जाते हैं, बहुत सारे नए आर्टिकल इंसर्ट किए जाते हैं, यानी जोड़े जाते हैं। तो आखिर कितना पढ़ा जाए? तो आज हम आपको बताएंगे केवल उन्हीं अमेंडमेंट्स के बारे में जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चार्ट वाइज चीज़ों को बताएंगे और उसमें क्या क्या आपको देखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस पर आपको कहा जाए सिर्फ उसी तक आप फोकस रखें, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके एग्जाम्स के लिए। तो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आ जाते हैं हम लोग अपने विषय पर। सबसे पहले तो चर्चा होती है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट की। फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 में 18 जून को जोड़ा गया, और इसमें आपको जो देखना है उसमें देखना है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में एक क्लॉज 4 जोड़ दिया गया, चंपकम दुराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के जजमेंट को ओवररूल्ड करते हुए। और इस केस में हुआ ये कि कहीं भी एसटी और एससी वर्ग के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी। तो सामाजिक एवं शैक्षिक पिछड़ों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 15 क्लॉज 4 में लाया गया। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण विवाद रोमेश थापर से संबंधित था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रताओं से संबंधित बहुत सारी बातें कही गई और कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़े। उनसे संबंध में आर्टिकल 19 के क्लॉज 2 में कुछ अमेंडमेंट्स करने पड़े। आपको बार बार इन्हीं अमेंडमेंट्स की चर्चा मिलती रहेगी जब आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। तो इसके बाद जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात आती है, वो बात आती है आर्टिकल 31A और 31B की बात आती है। आर्टिकल 31 में लैंड रिफॉर्म से संबंधित कानून बनाए गए, जिसके तहत आप सब जानते हैं कि जमींदारी एवोल्यूशन किया गया, जमींदारी प्रथा का समापन किया गया, और समाजवाद को स्थापित करने के लिए बहुत आवश्यक था। समाजवाद का अर्थ बार बार मैं कहता हूं, और जब अदर वीडियो में बहुत डिटेल में समाजवाद बताया हुआ है। समाजवाद का सीधा से ये मतलब होता है कि नेचुरल और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का डिसेंट्रलाइजेशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द पीपल ऑफ इंडिया। प्राकृतिक और आर्थिक संसाधनों का भारत के सभी नागरिकों में समान वितरण करना ही समाजवाद है। समाजवाद से संबंधित बहुत सारे केसेस आप पढ़ते हैं। डीएस नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया आप पढ़ेंगे भविष्य में। एक्सेलवियर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी आप पढ़ेंगे भविष्य में, जब आपको समाजवाद बाकायदा अलग एक टॉपिक के तौर पे पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको ये जानना है कि 31A से लैंड रिफॉर्म्स डेवलप किए गए, और 31B से बहुत महत्वपूर्ण बात आती है। हमारे संविधान में प्रारंभिक स्तर पे आप सब जानते हैं कि केवल 8 अनुसूचियां थीं। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से। 9वीं अनुसूची क्या है यह भी जानते ही होंगे, फिर भी मैं बताऊं, मेरा कर्तव्य है। 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची बनाई गई जिसमें जो कानून डाल दिए गए उन कानून का जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। 9वीं अनुसूची में जो कानून डाल दिए गए उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं होता था। लेकिन केशवानंद भारती का जजमेंट डेट 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी अमेंडमेंट्स किए जाएंगे और जो भी लॉज 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे, उनका जुडिशियल रिव्यू हो सकेगा। ये बात बोली गई है IR सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस को आप बिल्कुल लिख लीजिएगा, IR सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, TN। तो 9th शेड्यूल के बारे में आपको बस इतना जानना है कि 9वीं अनुसूची जब आई
तो उसमें जो भी मामले डाल दिए गए, जो भी लॉस डाल दिए गए, उनका जुडिशियल रिव्यू स्टॉप हो गया। लेकिन इसका बड़ा मिसयूज किया स्टेट्स ने, सरकारों ने बहुत मिसयूज किया। इस मिसयूज को खत्म करने के लिए आईआर सेलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु में यह कहा गया कि जब से बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत लागू हुआ, और कब से लागू हुआ बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत? केशवानंद भारती के जजमेंट से लागू हुआ। यानी 24 अप्रैल 1973 के बाद के जो भी मामले आएंगे, 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मामले आएंगे, वे सब 9th शेड्यूल में जो गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकेगा। यही बातें इधर लिखी हुई हैं, जिस पे बहुत ज़्यादा डिटेल करने की आवश्यकता अब नहीं है, क्योंकि उधर मैंने बता दिया। ST/SC के लिए 15 में मामले आए, जमींदारी एवोल्यूशन का लॉ आया, और 9th शेड्यूल आया, बहुत इंपॉर्टेंट बात आई, और आर्टिकल 19 में। तो फर्स्ट अमेंडमेंट से इतनी ही बातें आपको जाननी है, बाकी आर्टिकल्स पे नहीं जाना है। जिन आर्टिकल्स पे फोकस किया जा रहा है बस उन्हीं पे जाना है। इसके बाद जो आपका अमेंडमेंट आता है वो आप सीधे 9th पर आ सकते हैं। 9th अमेंडमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अमेंडमेंट आप इस पे देख सकते हैं, 5th अमेंडमेंट को भी यूपीएससी के लेवल पे कभी कभी पूछा गया है, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका नहीं है, इसलिए हम सीधे चले आएंगे 9th अमेंडमेंट एक्ट पर। 9th अमेंडमेंट एक्ट की क्या जरूरत है, क्यों इसकी चर्चा हम कर रहे हैं? 9th अमेंडमेंट एक्ट के साथ 100 अमेंडमेंट एक्ट को भी हम लोग पढ़ते हैं। हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं वो तो बच्चों के ऊपर डिपेंड करता है। 100 अमेंडमेंट एक्ट भी साथ में हम पढ़ते हैं। क्या है 9th अमेंडमेंट एक्ट? 9th अमेंडमेंट एक्ट में हुआ ये था कि एक भूभाग को लेकर, एक टेरिटरी को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में आज़ादी के बाद से ही डिस्प्यूट था, और उस जगह का नाम था बेरूबारी। बेरूबारी के संदर्भ में जो डिस्प्यूट था, और डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अंततः राष्ट्रपति ने माननीय उच्चतम न्यायालय से इस पर अपनी राय मांगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर जो राय दिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीरता से इसको याद करने की जरूरत है। इंद्री बेरूबारी का स्टेट, इंद्री बेरूबारी जो एरिया था, वह पाकिस्तान को देना हमारे लिए आवश्यक हो गया। और उस समय माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब हम किसी अन्य देश के भूभाग को ग्रहण करते हैं, जब हम किसी अन्य देश के लैंड को ऑक्यूपाई करते हैं, तब वह हमारी सॉवरन पावर होती है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम किसी अन्य देश को अपना भाग कोई देते हैं, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की आवश्यकता होगी। तो बेरूबारी जो एरिया हुआ वह 9th शेड्यूल से पाकिस्तान को गया। माइनर एडजस्टमेंट टू टेरिटरी ऑफ इंडियन यूनियन कॉन्सिक्वेंट टू एग्रीमेंट विथ पाकिस्तान फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट बाई डीमार्केशन ऑफ बॉर्डर विलेज। और वो एरिया कौन सा था? बेरूबारी। तो मैं पूरे केस का नाम लिख देता हूं, आप उसको याद जरूर करिएगा। सॉरी, इन री बेरूबारी, ये 1960 का मामला है। बेरूबारी के लिए हम फिर से कह दें कि जब भी भारत अपना कोई भूभाग किसी अन्य देश को देगा बॉर्डर सेटलमेंट के लिए, तब क्या करना पड़ेगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा। 9th अमेंडमेंट इसीलिए आया, बेरूबारी से जुड़ा हुआ। अब 100 अमेंडमेंट भी इसके साथ पढ़ेंगे आप। मैं कुछ अमेंडमेंट को एक साथ इसलिए बताता हूं ताकि आप एकदम आसानी से जान सकें कि इससे संबंधित और अमेंडमेंट कहां है। 100 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट है, LBA। LBA के तहत बांग्लादेश को हमने 101 विलेज दिए हैं, और 51 विलेज हमने
लिए हैं? ये क्वेश्चन यूपीएससी में और पीसीएसजे में लगातार पूछे जा रहे हैं, और ख़ास तौर से तब जब 100 अमेंडमेंट एक्ट किया गया। 100 अमेंडमेंट एक्ट के तहत बांग्लादेश को भारत ने, बॉर्डर डिस्प्यूट बहुत होता था, को रिजॉल्व करने के लिए बांग्लादेश को भारत ने 101 गांव दे दिए, और 50 या 51 गांवों को भारत ने लिया, यानी एडजस्टमेंट किया बाउंड्रीज को लेके। जो बात यहां कह रही है वही बात 100 में भी आपको मिलेगी, किया गया। और इसके परिणाम स्वरूप जो क्वेश्चन बार बार यूपीएससी और पीसीएसजे में, जीएस में आया, वो ये था, जीएस का भी क्वेश्चन बनता है, कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्रिएट की गई, एक नया लोकसभा परिसीमन तैयार किया गया। उस जगह का नाम क्या था? उसका नाम था कूच विहार। तो आप कूच विहार भी लिखेंगे, या अगर आपको इससे दिक्कत हो रहा हो तो मैं बाकायदा अलग से लिख देता हूं। चलिए, 9th, सॉरी, नाइन्थ प्लस 100 अमेंडमेंट एक्ट एक साथ पढ़ेंगे, ठीक है? 9th से आया बेरूबारी का इशू, इन री बेरूबारी, ठीक। और 100 से आया, क्या आया? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, बांग्लादेश इशू। बांग्लादेश लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट। इसके तहत क्या हुआ मैंने बताया, 101 गांव दिए गए, 51 गांव लिए गए, और एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी क्या डेवलप हुई? कूच बिहार, एक नया एरिया डेवलप किया गया। तो इसे जरूर याद रखेंगे। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में लॉ के पॉइंट पर भी आया हुआ है, और जीएस के पॉइंट से ये बात आई हुई है कि एलबीए क्या है, कूच विहार कहाँ है, भारत ने कितने गांव दिए, किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ? तो 100 अमेंडमेंट एक्ट के तहत हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिर चले आते हैं आपके पास 17th अमेंडमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। क्यों 17th अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है? फिर वही 9 शेड्यूल में कुछ लैंड रिफॉर्म्स की बात आई और एक्विजिशन किया गया। यहां पर आप देखेंगे, टू सिक्योर द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एक्विजिशन ऑफ स्टेट्स एंड प्लेस लैंड एक्विजिशन लॉज इन शेड्यूल 9th ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। 9वीं अनुसूची में कुछ लैंड रिफॉर्म किए गए जिसके तहत इसको डाल दिया गया। और बहुत ही इंपॉर्टेंट केस 17th से जुड़ा हुआ है, फिर मैं लिखकर ही पढ़ाऊंगा, थोड़ा लेट लगेगा लेकिन सही तरीके से होगी। 17th अमेंडमेंट एक्ट, गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अभी मैंने केशवानंद भारती पे एक वीडियो बनाया है, उससे आप देखिएगा, इस चर्चा मिलेगी। गोलकनाथ के 500 एकड़ जमीन थी जो इस अमेंडमेंट एक्ट के तहत ले ली गई, क्योंकि अमेंडमेंट एक्ट कहता था कि 30 एकड़ से ज़्यादा किसी के पास ज़मीन नहीं होनी चाहिए। गोलकनाथ का मामला आया और 17th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया, और जो मूल मुद्दा था एक तो ये था, और इसके अलावा था आर्टिकल 13 क्लॉज 3 का, कि आर्टिकल 33 क्लॉज 3 में जो लॉ है, अगर 368 के तहत कोई विधि बनाई जाती है तो वह इसके अंतर्गत की लॉ है, इसलिए चैप्टर 3 को टच नहीं कर सकता पार्लियामेंट।
इसलिए ये अमेंडमेंट गलत है। हालांकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात की गई और भविष्य से इसको जोड़ा गया। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, सॉरी, भविष्य लक्षी तौर पे किया गया। तो 17th जब भी पढ़ेंगे तो गोलकनाथ इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से 17th को कई बार एग्जाम में अलग से भी पूछता है जीएस के पॉइंट पर। जब 17th की चर्चा हो गई तो अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है? इसके बाद इंपॉर्टेंट हो सकता है 19th अमेंडमेंट एक्ट abolish election tribunals and enable trial of election position by regular high court। जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स थे उनको एबॉलिश कर दिया गया और इनके संदर्भ में जो भी इश्यूज इलेक्शन पिटीशन से संबंधित, इलेक्शन से संबंधित जो विवाद आएंगे उनका जुरिस्डिक्शन दे दिया गया हाई कोर्ट को। यानी कि इलेक्शन से संबंधित जो मुद्दे हुआ करते थे जिसके लिए इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना होता था वो समाप्त कर दिया गया देश में और हाई कोर्ट को ये शक्ति दे दी गई। यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बाद 21st अमेंडमेंट एक्ट। अब 21st अमेंडमेंट एक्ट के साथ और क्या क्या पढ़ते हैं, इसमें जोड़ दीजिए 71 तो इजिकल टू हो जाएगा आपका 92। चलिए ऐसे आ जाते हैं 21 फर्स्ट और प्लस क्या करना, मैथ तो है नहीं, ओहो 21st 71st and 92nd अमेंडमेंट एक्ट। इन तीनों को एक साथ लिखने की क्या जरूरत है? 21वां, 71वां और 52वां यानी 92nd अमेंडमेंट के तहत क्या क्या आया। 21वें से सिंधी भाषा आपके सामने सिंधी लैंग्वेज जोड़ी गई 21 से। 71वें से कंकड़ी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई। सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 92nd से जो जोड़ा गया वो बोडो, डोगरी, संथाली और एक और जोड़ा गया है, मैं भी बता देता हूं, डोगरी, संथाली, मैथिली और बादरी ये जोड़े गए। तो ये तीनों जो हमारी भाषा अनुसूची है, भाषा अनुसूची के तहत इन तीनों को जोड़ा गया। 21वां, 71वां, 21 और 71 को जोड़ोगे तो 92 हो जाएगा, 2 याद करोगे तीसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया। देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर सिंधी इससे जोड़ी गई, फिर 71वें की हमने बात बताई और 92 की बात बताई। तो आप इसको आप जब भी याद करेंगे तो 71 और 92 के साथ याद करेंगे। चलिए वो मैंने बता दिया। अब इसके बाद जो आपके काम की बात आती है वो 24 की आती है, सॉरी 24 एंड 25। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सब 42वें संविधान की बात करते हैं, लेकिन 42वें संविधान की पृष्ठभूमि में 24वां और 25वां ही है। अगर 24वां और 25वां संविधान संशोधन ना किया गया होता तो 42वें संविधान संशोधन की जरूरत ना पड़ती, और 42वां ना किया गया होता तो 44वें संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती। यानी आपको 24 और 25 को हमेशा याद रखना होगा, और 24-25 के साथ आपको 29 भी याद रखना होगा, जो अभी मैं आपको बताता हूं क्यों। पहले 24वां जानिए। 24वें में 13 का 3 और 368 का, सॉरी 13 का 4 और 368 का 3 जोड़ा गया।
यही तो सारा बवाल था। और इस बवाल पे इस अमेंडमेंट को 24, 25 और 29 को चैलेंज किया गया, किसमें? केशवानंद भारती में किया गया। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला में किया गया। केशवानंद भारती केस में लिख देता हूं। और इस केस में जब चैलेंज किया गया तो इस केस ने इनको कॉन्स्टिट्यूशनल बताया, लेकिन ये भी कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट टच नहीं कर सकती, क्योंकि मुद्दा असल में ये था कि 24वें संविधान संशोधन के तहत 13 में 4 और 368 में 3 लाकर ये कहा गया कि 368 में कोई भी अमेंडमेंट होगा वो 13(4) का नहीं होगा, और 13(4) में लिख दिया गया कि 13(4) की कोई बात 368 पे लागू नहीं होगी। 25 में जो बात की गई 39 BNC के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आर्टिकल 14 और 19 को ओवरलैप किया जा सकता है, ये बात 25वें संविधान संशोधन में बताई गई। 29वें संविधान संशोधन में केरला रिफॉर्म, लैंड रिफॉर्म एक्ट लाए गए। केरल में लैंड रिफॉर्म किया गया, जिसकी वजह से ये केशवानंद भारती जी जो एक शंकराचार्य थे, इनके मठ की संपत्ति को अधिग्रहित कर लिया गया, राज्य के द्वारा एक्विजिशन कर लिया गया। उसी के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट में गया, और आज तक की सबसे बड़ी लार्जर बेंच, 13 जजेस की बेंच, जस्टिस सीकरी जिसके चीफ जस्टिस थे, के सामने ये मुद्दा आता है। सबसे बड़ी बेंच कहने के पीछे का रीजन ये है कि उस समय 13 जजेस ही हुआ करते थे माननीय उच्चतम न्यायालय में, तो पूरी की पूरी कोर्ट बैठी थी इस केस में। ठीक है, तो मैं इसको अलग से लिख देता हूं। 24th, 25th एंड 29th अमेंडमेंट्स एक्ट, इन तीनों को एक साथ पढ़ते हैं। इसका रीजन क्या है कि ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का मामला है 1973। इसी केशवानंद भारती के जजमेंट की तारीख के बाद के जितने मामले में 9 शेड्यूल में जाएंगे, IR कोलो के केस में बोला गया, उन सबका जुडिशियल रिव्यू होगा, जो फर्स्ट अमेंडमेंट के टाइम ही हमने आपको बता दिया। तो ये अमेंडमेंट भी आपको बहुत गंभीरता से याद करने हैं। लॉ के पेपर में तो आता ही आता है, ये GS के पेपर का भी बहुत इंपॉर्टेंट, और ये UPSC का बड़ा पेट अमेंडमेंट है। UPSC इसको अक्सर ही पूछती रहती है GS के पेपर में। ठीक है, अब चले आते हैं आगे। अब ये इंदिरा गांधी का काल था। इंदिरा गांधी नेहरू की बेटी थी, और आप सब जानते हैं कि समाजवाद को स्थापित करने की जिद हुआ करती थी नेहरू जी में भी और उनकी बेटी में भी। और 25th लाया ही इसलिए गया था क्योंकि 39 BNC को इस्टेब्लिश करना था। 39 BNC क्या कहता है? समाजवाद को स्थापित करने की बात करता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल एंड इकोनॉमिक रिसोर्स की बात करता है, जो हमारे प्रियम्बल में भी इंश्राइन होता है। जब आप पढ़ेंगे हमारा केशवानंद भारती का जो हमने वीडियो डाला हुआ है, तो आपको ये सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी, बहुत डिटेल में बताया हुआ है। तो ये तो कर दिया था। इसी समय इंदिरा गांधी ने एक और अमेंडमेंट किया था। राजा महाराजाओं को प्रीवी पर्स मिलता था, बहुत पैसा मिलता था। एक तो राजा महाराजा थे, पहले से ही बहुत पैसा जनता का चूस कर रखा हुआ था। उसके बाद उनको कुछ स्पेशल पर्स भी मिलते थे, कुछ लाभ भी मिलते थे। उन लाभों को खत्म कर दिया श्रीमती इंदिरा गांधी ने 26वें संविधान संशोधन से, और 363A इंसर्ट किया, 366 एबॉलिश कर दिया। 366 असल में क्या था? 366, 291 और 362, इनका संबंध प्रिंसली स्टेट को जो प्रीवी पर्स मिलता था, जो राजघराने थे। प्रिंसली स्टेट के बारे में भी एक वीडियो हमारा दृष्टि में बहुत इंपॉर्टेंट एक वीडियो है, उसमें कभी आप लोगों को मिले तो आप देखिएगा। कभी जब आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो बात करेंगे। प्रिंसली स्टेट का मतलब ये है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो जो रियासतें 532 के आसपास रियासतें थीं, जो रियासतें भारत में विलय नहीं कर रही थीं, उन्हें विलय के लिए बाध्य किया गया। बहुत ज़्यादातर तो अपनी स्वतंत्र सहमति से विलय किए।
लेकिन उनको प्रिंसली स्टेट के तौर पर भी बना दिया गया, क्योंकि प्रिंसली स्टेट वो अंग्रेजों के काल से हुआ करते थे। तो अब ये हुआ कि भाई ठीक है, विलय तो कर रहे हैं हम, सब कुछ तो लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलेगा, अब राजशाही रहेगी नहीं, लेकिन हमें हमारे खर्चों को उठाने का एक पर्स दिया जाए, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा खर्च है, महल है, ये है वो है। तो उनको प्रीवी पर्स दिया जाता था, पैसे दिए जाते थे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स दिए जाते थे, उनका यात्रा फ्री था, उनका मेडिकल फ्री था, उनको कुछ राजा महाराजाओं को तो छोटी सेना की टुकड़ी भी दी जाती थी, जैसे काशी नरेश जिन्हें कहा जाता है, हमारे वाराणसी में है वो। तो उनके पास एक पीएससी की टुकड़ी भी आज भी है, वो सरकार की दी हुई है। उनको भी बहुत सारे बेनिफिट आज भी मिलते हैं, वो अपना नाम के आगे काशी नरेश लगा सकते हैं। हालांकि अब कोई राजा वाजा रह नहीं गया है, आप सब जानते हैं। तो प्रीवी पर्स को इंदिरा गांधी ने कहा कि आम आदमी भूखा मरे और राजा महाराजा पहले से ही इतना पैसा है फिर भी पैसा लेते रहे, इसको हटा दिया। और इसको हटाने का परिणाम क्या हुआ? कुछ राजाओं को बहुत बुरा लगा, खास तौर से किस राजा को बुरा लगा? जो कमोबेश इतिहास में हमेशा ही भारत के साथ गद्दारी करते रहे हैं, वही घराना है। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक केस किया, उसका केस का नाम था माधव राव सिंधिया बनाम वर्सेस भारत संघ। किसको चैलेंज किया? 26th अमेंडमेंट एक्ट को चैलेंज किया गया। माधवराव सिंधिया ने किया, इन्हीं का बेटा ज्योतिरादित्य सिंधिया है, जो जीवन भर कांग्रेस में रहा, फिर उसको समझ में आया कि अभी कांग्रेस के दिन खराब चल रहे हैं, तो भाजपा में चला गया। 101% आने वाले समय में, जिस दिन कांग्रेस का समय आएगा, भाजपा खत्म होगी, वो कांग्रेस में वापस आ जाएगा। तो ऐसे तमाम लोग हैं, रामविलास पासवान, अजीत पवार का और अजीत सिंह का मामला, बहुत सारे लोग हैं। अवसरवाद है ही, क्या करिएगा, आप अपने अवसर का लाभ उठाइए, पढ़ाई करिए। तो 26वां संविधान संशोधन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे क्या खत्म किया गया? पर्स छीन लिया गया राजा महाराजाओं का। 29वें की चर्चा हमने पहले ही कर ली है, सॉरी, 29वें की चर्चा हमने पहले ही कर ली है। आपको मैंने बताया ना 29वां कब चैलेंज किया गया? केशवानंद भारती के केस में किया गया। केरला लैंड रिफॉर्म एक्ट आया, इसको चैलेंज किया गया। ये भी आपका हो गया। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट एक अमेंडमेंट आता है बच्चों, 35 एंड 36। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, 35 एंड 36। 35 अमेंडमेंट के तहत आर्टिकल 80 81 में और आर्टिकल 2A में इंसर्ट किया गया। 10th शेड्यूल में भी कुछ बातें जोड़ी गई, वो बातें बात की हैं इंपॉर्टेंट। सॉरी, इंसर्ट शेड्यूल 10, ये गलत है, वो उसको उस पर ध्यान मत दीजिए, आप मेरी बात पे केवल ध्यान दीजिए कि 35th अमेंडमेंट से सिक्किम को कुछ शर्तों पर इनकारपोरेट किया गया, भारत संघ के साथ जोड़ दिया गया, और पूरी तरह से सिक्किम राज्य बना 36वें संविधान संशोधन से। तो सिक्किम कब राज्य? अब इसके पहले नागालैंड भी था, आंध्र प्रदेश भी था, लेकिन उसकी चर्चा तो हमने नहीं की। उसकी चर्चा हमने इसलिए नहीं की क्योंकि वह आपके एग्जाम के लिए आवश्यक नहीं था, और जो बार बार क्वेश्चन पूछे गए वो 35th एंड 36 से पूछे गए। बाकी सब तो एक बार में बने, इनके साथ सिक्किम के साथ अलग कंडीशन थी। पहले इनको इनकारपोरेट किया गया, जोड़ा गया, और प्रॉपर स्टेट का दर्जा इनको 36वें संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। तो 35 और 36 दोनों होने की वजह से कभी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि असल में किससे सिक्किम भारत राज्य का गठन हुआ। तो पूरी तरह से स्टेट बना 36वें से, नहीं तो 35वें से केवल इनकारपोरेट हुआ था। ठीक, अब इसके बाद कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है, कोई मिस ना हो, इसलिए धीरे धीरे चलेंगे।
ये क्या है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश राज्य। अच्छा अच्छा अच्छा, 39 अमेंडमेंट की बात जो है वो इंदिरा जी का ही खेला है। हुआ क्या था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण, ये इसमें लिखा है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण, वो एक अलग बात है। लेकिन असल में जो केस आता है वो आता है बच्चों इंदिरा नेहरू गांधी, ये नीचे दिया भी है, वर्सेस राज नारायण का केस। इस केस के बारे में एक लाइन में बात बता के आगे बढ़ेंगे, उससे ज़्यादा अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, प्रीलिम्स का केस है। इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का ही मामला एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपने प्रधानमंत्री पद से त्याग देना पड़ा था। बहुत लंबी कहानी है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैं आप लोगों को दूंगा। एक लाइन दो लाइन में समझाने की कोशिश करूंगा। 17वां संविधान संशोधन के बाद 24वां संविधान, 25वां, 26वां, 29वां संविधान संशोधन और लगातार समाजवाद की स्थापना करने का प्रयास, गरीबी उन्मूलन का प्रयास, बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लाने का कार्य, आप सब जानते हैं आरसी कूपर का जजमेंट भी है उससे संबंधित। अमीर लोगों में बड़ा कौतूहल हो गया, वो इंदिरा गांधी से बहुत चिढ़ गए, इतना चिढ़ गए खासतौर से बैंक नेशनलाइजेशन के मामले में, कि इंदिरा गांधी के ही सरकार में एक वित्त मंत्री थे मोरारजी देसाई, ये इंदिरा गांधी के पूरी तरह से विरोध में आ गए और बैंक नेशनलाइजेशन एक्ट लाने के ठीक एक दिन पहले इंदिरा गांधी ने इनको अपने पद से हटा दिया, वित्त मंत्रालय से छीन लिया। अब ये आ गया प्योर गद्दारी पर। कांग्रेस के अंदर मैक्सिमम लोग इंदिरा जी के विरोधी होने लगे। इधर राज नारायण अलग विद्रोह पैदा कर रहे थे, संपूर्ण क्रांति आप सब ने सुनी होगी, एक अलग मामला चल रहा था। उधर बांग्लादेश मुक्ति वाहिनी का मुद्दा जो था उसको भी इंदिरा जी की वजह से काफ़ी सपोर्ट मिला और बांग्लादेश आज़ाद हुआ। इंटरनेशनली इंदिरा गांधी और ऊपर होती जा रही थी और उसी दौरान 1975 की में जो है 74 में परमाणु प्रयोग भी कर लिया इंदिरा जी ने, 74-75 में कर लिया। इंदिरा जी का कद इतना बड़ा हो गया कि कांग्रेस ने इंदिरा जी से बिना पूछे नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। इंदिरा तो इंदिरा थी, उन्होंने वीवी गिरी साहब को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार अपनी ओर से घोषित कर दिया। वीवी गिरी साहब जीत गए, पूरी कांग्रेस एक तरह से हार गई और उसी इंदिरा गांधी के प्रभाव से ये स्थिति ये बनी कि 17 राज्य मात्र हुआ करते थे और 12 राज्यों में कांग्रेस की सरकार और बाकी 5 राज्यों में कांग्रेस समर्थित सरकार, यानी पूरा देश इंदिरामय हो गया था। एक स्लोगन चलता था उस जमाने में, इंडिया मीन्स इंदिरा। और उन्होंने काम किया था, ऐसा नहीं है कि नहीं बिना काम के हुआ था, वो धर्म और जात के आधार पर लड़ा के नहीं पाया था उन सब चीज़ों को, लेकिन नाराजगी बहुत ज़्यादा हो गई थी। नाराजगी का आलम यह था कि कोई तो क्लू मिले, और एक छोटा सा क्लू मिल गया लोगों को। राजनारायण और जेपी आंदोलन के लोगों ने देखा कि एक सरकारी कर्मचारी था जिसने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया और इंदिरा जी के चुनाव में इंदिरा जी का सहयोगी बन गया। लेकिन जिस दिन से इंदिरा जी के चुनाव में वो सहयोगी बना उसके 3 दिन बाद उसका वॉलंटरी रिटायरमेंट हुआ, 3 दिन बाद। अब ये क्या हो गया, पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का वायलेशन हो गया कि सरकारी तंत्र का दुरुपयोग चुनाव में किया गया, क्योंकि 3 दिन बाद हुआ था और आ गया था पहले ही इंदिरा जी के पास। इसी आधार पर जस्टिस सिन्हा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के इंदिरा जी का कैंडिडेचर रद्द कर दिया और उनको अपने पीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। इंदिरा तो इंदिरा थी, इमरजेंसी लग गया और इमरजेंसी के बाद आया 42वां संविधान संशोधन। बड़ा लंबा कहानी है, कभी मौका मिला तो डिटेल में चर्चा करेंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, बच्चे कहते हैं सर छोटी वीडियो बनाया करिए। जिनको नहीं पढ़ना है वो ना पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा जो बच्चा होगा पढ़ने वाला वो पढ़ेगा। तो बस इससे संबंधित यही है। तो उन्होंने क्या किया कि पूरा मामला ही उलट दिया और अपनी प्रधानमंत्री पद को बचाने के लिए इस अमेंडमेंट को कर दिया। फिलहाल ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं है,
इंपॉर्टेंट है इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राज नारायण का जजमेंट, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी को अपना प्रधानमंत्री का पद त्यागना पड़ा था ओवरऑल। अब जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट है भारत के संविधान का, 42वां संविधान संशोधन। बयालीसवें संविधान संशोधन ने लगभग पूरे ही कॉन्स्टिट्यूशन को उलट पलट के रख दिया। कुछ गलतियां भी हुई, थोड़ी तानाशाही दिखाई दी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मौलिक अधिकारों को कहीं न कहीं कमजोर करने की कोशिश करने के लिए पूरे डीपीएसपी को प्रिवेल बना दिया, यानी नीति निर्देशक तत्व भाग 4 को भाग 3 के ऊपर रख दिया। ये कहा कि केवल 39 बीएनसी के लिए लॉ नहीं बनाने के लिए 1419 का वायलेशन करेंगे। इसको लिखते चले, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, अभी नए बच्चे हैं ना। पहले क्या हुआ था, जो 25th अमेंडमेंट से आया था आर्टिकल 31C, और 31C ने कहा था कि 39B एंड C के लिए 14 व 19 को ओवरलैप, यानी ओवरलैप ही लिख देते हैं यार, हमको नहीं समझ में आ रहा है। एक तरह से 14-19 को कम कर दिया, किया जा सकता है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इस पूरे कहानी के बाद क्या हुआ, 42वां लाया गया, और 42वें में कह दिया गया ऑल डीपीएसपी प्रिवेल अपॉन ऑल एफआर फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के पूरे फंडामेंटल राइट को हम ओवरलैप कर सकते हैं डीपीएसपी के लिए कानून बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा हो गया थोड़ा, इसी को 42 से एबॉलिश किया गया ओवरऑल। तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कौन कौन से बन जाते हैं इसमें पढ़ने के लिए आपको, 31 में अमेंडमेंट किया गया, 31C में अमेंडमेंट किया गया। यही बात जो मैंने बताई, पहले 31C 25वें से आया था, यह आया था 25th से आया था। तो उस समय तक क्या था, केवल 39 BNC था। अब क्या हो गया, ऑल डीपीएसपी शब्द डाल दिया गया, ये आ गया। 39 में अमेंडमेंट किया गया, आप सब जानते हैं 39 में क्या अमेंडमेंट किया गया है, विधिक सहायता आदि की बात की गई। इसके बाद प्रिविलेज कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो मामले आए उसमें अमेंडमेंट किया गया। हाई कोर्ट से संबंधित पावर की भी बात की गई। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया, क्या जोड़ा गया 42वें से। 32 से तो हटा दिया गया, इसलिए इसको आपको नहीं पढ़ना है। 31D भी नहीं पढ़ना है। 39A, 43A भी जोड़ दिया गया। 43A प्रबंध तंत्र में कर्मचारियों का भागीदारी, पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट। तो एक तरह से बहुत अच्छी बात जोड़ दी गई डीपीएसपी में कि लेबर यूनियन को एक पावर मिली। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात इसमें जोड़ दी गई। 39A भी जोड़ दिया गया ट्रांसफर से रिलेटेड, ये भी हट गया बाद में, ये भी नहीं काम का है, ये भी नहीं काम का है। पार्ट 4A और 15A जोड़ा गया। और इसके अलावा ये सारी चीजें हुई। और इससे संबंधित अच्छा हुआ क्या कि ये जुडिशियल रिव्यू के पावर को 368 कहाँ है भाई, दिया ही नहीं क्या, हाँ 368 में क्लॉज 4 एंड 5, 368 में क्लॉज 4 एंड 5 जोड़ दिया गया, जो हमारे जुडिशियल रिव्यू के पावर को लेता है।
जुडिशियल रिव्यू के पावर को क्या कर रहा था, कम कर रहा था। इसी को किस में एबॉलिश किया गया, मिनर्वा मिल केस में, मिनर्वा मिल वाद, मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें बोला गया जुडिशियल रिव्यू इटसेल्फ है बेसिक स्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना है न्यायिक पुनर्विलोकन, उसको कोई छीन नहीं सकता। तो 42वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है। 42वें संविधान संशोधन के प्रभावों को कम करने के लिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया, बहुत महत्वपूर्ण। 44वें संविधान संशोधन में पहले तो आपका ये 19 बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस जोड़ दिए गए, और 19 से संपत्ति के अधिकार को छीन लिया गया। समझिएगा, 19(1)(f) आर्टिकल 19 क्लॉज 1(f), राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी को ले लिया गया, समाप्त हो गया। और 300 कैपिटल ए जोड़ दिया गया। अब प्रॉपर्टी राइट क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया। अब संपत्ति का अधिकार आपका क्या है बच्चों, संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है, राज्य के विरुद्ध नहीं जा सकते। क्योंकि जनता दल सरकार ने भी 44वां संविधान संशोधन जनता दल सरकार में आया, 2 ही साल चल पाई, बहुत उछल कूद किए इंदिरा जी को बर्बाद करने के लिए, कुछ कर नहीं पाया। उसके बाद इंदिरा जी आई तो 352 सीट लेकर आई ओवरऑल। इस मुद्दे पे जनता दल को भी ये तो समझ में आ ही रहा था कि यार समाजवाद को लागू करने के लिए बार बार लैंड रिफॉर्म करने पड़ेंगे और बार बार यही सब बवाल होगा, तो ऐसा करो संपत्ति का अधिकार ही हटा दो। हटा दिया। तो 44वें संविधान संशोधन से ये आ गया। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें आई 44वें संविधान संशोधन से, हाँ ये इंपॉर्टेंट है आपका, 134 से सुप्रीम कोर्ट में किसी मामले को ले जाने के लिए हाई कोर्ट की परमिशन की बात है। 361 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रिमूव क्या कर दिया गया, 31 हटा दिया गया। ये सब जानने दीजिए, आपके काम का नहीं है, बाकी केवल जितना भी ठीक लगाएं उतना ही आपको याद करना है। ये हो गया। इधर कुछ पढ़ने लायक बात कुछ नहीं है। हाँ एक महत्वपूर्ण चीज और बताने लायक है, आर्टिकल 352 में शब्द जोड़े गए, यह एक महत्वपूर्ण है। 356 में अमेंडमेंट किए गए, 358 और 359 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आया हुआ है। 42nd अमेंडमेंट में पहले क्या था कि आर्टिकल 91 और 21, 19 और 21 ये सब क्या हो जाते थे, या सारे फंडामेंटल राइट क्या हो जाते थे, इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड हो जाते थे। अब क्या हो गया कि केवल आर्टिकल 19 पर से सस्पेंड हो जाएगा, जैसे ही 352 लगेगा, लिख दे, आर्टिकल 352 जैसे ही लगेगा वैसे ही आर्टिकल 19 केवल 19 सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 कभी सस्पेंड नहीं होगा। अभी आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये आधी बात क्यों लग रही है। 19 अपने आप पर से, इसको बोलते हैं पर से, स्वतः पर से सस्पेंड हो जाएगा, और बाकी जो आर्टिकल होंगे, रेस्ट आर्टिकल जो होंगे, वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से सस्पेंड होंगे। यानी राष्ट्रपति उसको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन कोई हाल भी 20 और 21 सस्पेंड नहीं होंगे। यही बात बच्चों 359 में कह दी गई। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है फिर से। 44th में आपको क्या क्या देखना है,
टिक लगा लीजिए अपने बुक में। 1922 भी इंपॉर्टेंट है। 22 में जो सलाहकारी बोर्ड है, एडवाइजरी बोर्ड है प्रिवेंटिव डिटेंशन के मामले में, वो उसमें एक्टिंग चीफ जस्टिस और 2 जजेस रिटायर्ड आर एक्टिंग, और 2 महीने से 3 महीने से 2 महीना समय कर दिया गया है। जब आप इसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। 44th अमेंडमेंट का क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया। तो ये हटाने में इंपॉर्टेंट है, जोड़ने में ये इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज करके जो जो इंपॉर्टेंट है उसको टिक लगा लीजिएगा, ठीक। 42nd अमेंडमेंट के बाद बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा आता है 52nd अमेंडमेंट, एंटी डिफेक्शन लॉ। 52nd अमेंडमेंट के साथ 91st अमेंडमेंट भी पढ़ा जाता है। इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ते हैं। 52nd प्लस 91st अमेंडमेंट एक्ट। ये दोनों किससे संबंधित हैं? दल बदल निरोधी कानून, जिसको एंटी डिफेक्शन बोलते हैं। ये भी यूपीएससी का बड़ा पेट क्वेश्चन रहा है, 51 और 91। 91 में थोड़ा और कठिन हो गया था। इसमें 2/3 व्यक्तियों को कहा गया कि जब तक कि किसी पार्टी के 2/3 लोग दल बदल न करें तब तक दल बदल नहीं मान्य होगा। यानी लगभग 2/3 लोग जब चले जाएंगे तो वो पार्टी के वो लोग एक नई पार्टी बना लेंगे और वो दल बदल नहीं माना जाएगा। उससे कम की स्थिति है तो दल बदल माना जाएगा। बाद में एक चीज और आ गई 91 से कि जो भी दल बदल करेगा वो जब तक कि पुनः चुनकर नहीं आता वो विधायक या सांसद नहीं रहेगा, एक बात। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह आई कि मंत्रिमंडल 15% से ज्यादा नहीं होगा। अच्छा, जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा अभी आर्टिकल 13 पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, उसमें पढ़ाया है मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, उसके बाद सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ वेबर पढ़ाया है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी 91st अमेंडमेंट से जुड़ा हुआ एक केस मैंने बताया है। इसमें कौन सा है? 91st अमेंडमेंट एक्ट को के पैरा 7 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया और उसको अलग कर दिया गया, और वो केस था की हो तो होलोहान वर्सेस जाचीलू। की हो तो होलोहान वर्सेस जाचीलू का केस था। खैर, चलिए फिर से आ जाते हैं। अब इसके साथ तो मैंने बता दिया कि इसके साथ आपको 91st भी पढ़ना है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग 61st अमेंडमेंट। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा, यह भी यूपीएससी में कई बार बोला गया, आर्टिकल 326 में वोटिंग की एज 21 से घटाकर 18 साल कर दी गई। वोटिंग की एज को 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। अब वास्तव में ये उस समय तो सही लगा होगा लोगों को, मुझे लगता है कि अब जिस तरह की जेनजी, चलिए तो ये भी हो गया। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इमरजेंसी वाली बात मत पढ़िएगा, पंजाब में ये सब नहीं कभी पूछता है, जमाना बीत गया।
अब आप 69th में आ जाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई। 69th अमेंडमेंट एक्ट, इससे आर्टिकल 239 डबल ए और 239 ए बी जोड़ा गया और नेशनल कैपिटल दिल्ली के लिए यह व्यवस्था की गई। क्या व्यवस्था की गई कि नेशनल कैपिटल एनसीआर जो है, एनसीआर दिल्ली को एक लेजिस्लेटिव असेंबली मिलेगी और उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी होगा, लेकिन असल पावर किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी। ये बात भी आई हुई है, एग्जाम में कई बार पूछी है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है, पीसीएसजे में भी कई बार पूछा हुआ है, बड़ा पेट क्वेश्चन है और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं। आर्टिकल 239 ए डबल ए एंड 239 ए बी इंसर्टेड बाय दी 69th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक, ये हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद 17th नहीं, हाँ ये तो हमने 21 के साथ पढ़ा दिया था, हो गया था। फिर आप आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका 77th अमेंडमेंट। कहाँ गया? हाँ, 77th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 77th अमेंडमेंट के साथ और क्या क्या पढ़ना है देखिए, याद करिएगा। 81 प्लस 85। ठीक, 77th अमेंडमेंट एक्ट के साथ रिजर्वेशन की बात आती है। अ टेक्निकल अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट रिजर्वेशन टू एससीज एंड एसटीज एम्प्लॉयज इन प्रमोशन। तो हुआ क्या, ये भी बता दें। 77th अमेंडमेंट एक्ट के जरिए आर्टिकल 16 में क्लॉज 4A जोड़ा गया। आर्टिकल 16 में क्लॉज 4 तो था ही, ए कैपिटल नहीं होगा मेरे हिसाब से, स्मॉल होगा, आप देख लीजिएगा। ए, एससी और एसटी वर्ग को रिजर्वेशन प्रमोशन में भी, देखिए प्रमोशन में रिजर्वेशन जब क्लास चलेगी तो डिटेल करेंगे, लेकिन मान लीजिए समझने के लिए आपको बता रहे हैं। अच्छा, साथ में और पहले बता दें, फिर 81st में भी यही बात आई। 81st से आपका आ गया 16 क्लॉज 4B आ गया, और फिर उसके बाद 85th से आपका आ गया इसी 16 क्लॉज 4A में जोड़ दिया गया कॉन्सिक्वेंशियल सेनियोरिटी, परिणामिक ज्येष्ठता शब्द, परिणामिक ज्येष्ठता। ठीक है, तो 3 अमेंडमेंट एक साथ पढ़ने हैं, किससे संबंधित है? आर्टिकल 16 से। आर्टिकल 16 से 77th, 81st, 85th। 77th और 81st किससे संबंधित है? अलग से फिर से लिख दे रहे हैं, 77th प्लस 85th किससे संबंधित है? ये दोनों संबंधित है आर्टिकल 16 क्लॉज 4A। हाँ, तो हम एक लाइन में ये बता दें कि परिणामिक ज्येष्ठता क्या होती है या रिजर्वेशन में प्रमोशन क्या होता है। अब जैसे मान लीजिए कि 100 लोग हैं, 100 लोग हैं, 100 में 50% का हिसाब अगर देखें, हालांकि होते तो नहीं है 50%, 50% प्लस 50%, ठीक है, ये 51 है। ऐसे तो जनरल कैटेगरी 12 या 13% है हिंदुस्तान में, तो इनको नौकरी मिल गई, ये चले गए ऊपर। एक तो नौकरी मिली, नौकरी से एंट्री किए और यही लगातार ऊपर गए। अब इनको तो बहुत मुश्किल से खाली एंट्री मिली और वो बहुत कम लोग हैं, तो यहां पर जो पोस्ट है वो पोस्ट भी तो सबके लिए समान है,
ऊपर के जो हायर पोस्ट हैं वो भी तो सबके लिए समान है, तो वहां पे भी तो हर वर्ग का व्यक्ति होना चाहिए। वहां पर केवल बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, लाला जी हैं, उच्च कुलीन वर्गीय बनिया वर्ग है। तो नौकरी तो 16/4 से मिल जा रही है ST SC OBC को, लेकिन खासतौर से ST SC की बात हो रही है। उनको ऊपर प्रमोशन वाली जगह पे भी तो खाली हैं, वो एक जमाने से वहां पर खाली हैं, तो उनको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन की, मतलब पहले इनका प्रमोशन होगा, पहले इनका प्रमोशन होगा, उसके बाद इनका होगा, ताकि ये पहले ऊपर पहुंचे। कुछ लोगों को ये आपत्तिजनक लगता है, वो अलग मामला है। संविधान जो कहता है वो बता रहे हैं आपको। तो 77th अमेंडमेंट हो गया। इसके बाद 77th के बाद मैंने बताया 81, ये भी आपके सामने आ गया। इससे आया 16/4 ख आया, यानी बी आया। ठीक। बैकलॉग, बैकलॉग जैसे आप लोग देखते हैं ना कि वैकेंसी आती है बैकलॉग की। अब मान लीजिए कि 100 वैकेंसी निकली, 81st अमेंडमेंट एक्ट, बैकलॉग। अब 100 वैकेंसी निकली। अब इस 100 वैकेंसी में जनरल कैटेगरी वाले तो बेचारे ऐसे ही मरे पड़े हैं आजकल। अब गुंडागर्दी उतना हो नहीं पा रही है, या जो बहुत सारी समस्याएं हैं, या पूजा पाठ वाले पूजा पाठ उतना नहीं अब लोग करवा रहे हैं, तो ये तो नौकरी के ही आसरे हैं। जनरल वाले तो नौकरी के आसरे हैं, इनका 50 पूरा भर गया। OBC का भी मान लीजिए 27 पूरा भर गया। ST SC का 22 है, और वो 22 में 10 रह गए। अब ये 10 अलग से आ सकते हैं, अलग से वैकेंसी आ सकती है। इसी को बैकलॉग बोलते हैं। तो ये इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का वायलेशन नहीं है। इंदिरा साहनी के केस में बोला गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। तो कुछ लोग कहते थे कि भाई ये तो पूरा का पूरा रिजर्वेशन हो गया। नहीं भाई, ये उनकी सीट खाली है, उनको दिया जा रहा है। तुम चिंता मत करो, तुमसे नहीं छीना जा रहा है, तुम मन लगा के पढ़ाई करो। तुम हो 51%, अभी भी तुमको ज़्यादा ही मिला हुआ है। जो लोग रिजर्वेशन का विरोध करते हैं उसके कई तर्क तो हैं उनके विरोध को काटने के, लेकिन एक तर्क मेरा ये है कि भाई तुमको अभी भी 51 मिला हुआ है यार, उसको अभी भी 22 ही मिला है, OBC को 27 ही मिला है, तुम अभी भी 51 हो। तुम इसमें आने का चिंता करो ना, तुम सोचो तुम यही हो, बस तुम्हारा इतना ही औकात है भाई, तुम इसी में आओ। अरे 51 लिखना था, फिर गलत लिख दिया। तुम इसमें आओ ना। तुमको क्यों लगता है कि ये तुम्हारा हक छीन रहा है? तुमको इसलिए लगता है कि इसका नंबर कम है, इसलिए तुमको लगता है। इसका प्रतिनिधित्व तो है, ये भारत का नागरिक तो है, नौकरी तो इसको भी चाहिए ना। ठीक है, हम ये मानते हैं कि प्रशासन की दक्षता को थोड़ा कहीं ना कहीं चोट पहुंचती है। आर्टिकल 335 का कोई मतलब बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है अब हिंदुस्तान में, लेकिन धीरे धीरे सब पढ़ लिख रहे हैं। मेरे तो कई बच्चे, बहुत कमज़ोर वर्ग के बच्चे, जनरल वर्ग के बच्चों से ज़्यादा पढ़ाई किए हैं, और उनका नंबर भी ज़्यादा रहता है हमेशा। आ जाते हैं 81, और फिर 85th की भी बात हो गई थी। 85th को 77th के साथ हमने जोड़ा था ना, वही 16/4A में क्या आ गया, ये लिखा है ना, कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी, परिणामिक ज्येष्ठता के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं 16/4A में। 85th अमेंडमेंट से रिलेटेड केस को कोई डील कर दे तो हमको बताइएगा। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन वर्सेस राजेश कुमार का केस है, वीरपाल सिंह का है, उसके पहले आपका M नागराज का केस है, और लास्ट में जो केस आया था लक्ष्मी नारायण गुप्ता का 2018 में, ये तुम्हारा कौन था, वो दीपक मिश्रा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब आ जाते हैं 86 अमेंडमेंट, मोहिनी जैन के केस के बाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आई बच्चों, 86 अमेंडमेंट, केस भी लिख दें आप लोगों के लिए 86 अमेंडमेंट का।
मोहिनी जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में कहा गया राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार है हमारा, और यही कारण है कि इसको आर्टिकल 21 कैपिटल ए के तौर पर जोड़ दिया गया। कहां पर? 86 अमेंडमेंट से, 86 अमेंडमेंट एक्ट से। एक प्रश्न अब हम पूछ रहे हैं, संजय जी आप बताइए कि बहुत सारे अधिकार आर्टिकल 21 में न्यू डायमेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट के तहत बहुत सारे अधिकार आए। राइट टू स्लीप आ गया, यहां तक कि ये रामलीला मैदान वाले मैटर से, राइट टू शेल्टर है, राइट टू बहुत सारी चीजें हैं, राइट टू लव है, राइट टू मैरी है, लता सिंह वाला केस, बहुत सारे केसेस हैं। राइट टू डाई से रिलेटेड भी बहुत सारे केसेस आए जिसमें बोला गया नहीं मर नहीं सकते, बहुत सारे केस। उन सबको अलग से क्यों नहीं 21 में ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस डब्ल्यू एक्स वाई जेड बोल किया गया? केवल इसी को ए क्यों लाया गया? अब आप बता दीजिए, ये आप हमको बताइए। और आप में से कौन बताएगा कि इसी को ए क्यों दे दिया गया? बाकी भी तो न्यू डायमेंशनल फंडामेंटल राइट आए हैं जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत। ऑल न्यू डायमेंशनल फंडामेंटल राइट्स आर अ कंडीशनल फंडामेंटल राइट, बट इट इज अ एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। ये अपने आप में मौलिक अधिकार हो चुका है, ये कंडीशनल फंडामेंटल राइट नहीं रह गया है। इसको डिटेल करके पढ़िएगा तब समझिएगा, हमको बताइएगा। चलिए आ जाइए आगे। अब आ जाते हैं हम लोग 88th अमेंडमेंट। 88th के साथ हम लोग जोड़ लेंगे 101 भी, GST, 88th अमेंडमेंट एक्ट एंड 100 GST, 101 GST। 88th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, इंसर्ट किया गया 268A और आ गया था सर्विस टैक्स। ये यूपीएससी में और जे में कई बार पूछा हुआ है, कई बार पूछा हुआ है कि सर्विस टैक्स किससे आया भैया? इससे आ गया 88 से। इसी सर्विस एक्ट को 101 से खत्म कर दिया गया। हम लोग सीधे 101 पे आएंगे। अब 101 आ जाइए, 101 जल्दी ही पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। आ गए 101 GST। अब आप देखिए यहां पे लिखा होगा, हाँ आ गया ना, डिलीशन ऑफ आर्टिकल 268 है, सर्विस टैक्स। सर्विस टैक्स को हटा दिया गया, ठीक। और अब क्या क्या चीजें इसमें, क्या क्या जोड़ा गया? 246A जोड़ा गया, 269A, 279A जोड़ा गया, और 248, 249, 250, 68, 59 इन सब में अमेंडमेंट किए गए। हाँ एक चीज याद रखिएगा कि ये जो है जीएसटी काउंसिल की बात करता है, इससे एक आया जीएसटी काउंसिल। ये 101 अपने आप में पूरा एक क्लास है, पूरी एक क्लास में डील होता है 101। बस आपको हम बताने के लिए इसको 88 के साथ जोड़ के बता रहे थे। 88 कि सर्विस टैक्स जो 88वें संविधान संशोधन से आया था उसको समाप्त किसमें कर दिया गया? 101 से समाप्त कर दिया गया, ठीक। अब फिर आ जाते हैं 88 के पास, कुछ छूट तो ना जाए इसलिए, वैसे बहुत सारी चीजें अब इंपॉर्टेंट है। 89th अमेंडमेंट भी जरूरी है आपका। 89th अमेंडमेंट से एक बहुत बड़ी चीज हुई है भाई। द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वॉज bifurcate into the नेशनल कमीशन ऑफ STSC। STSC के लिए एक नेशनल कमीशन बनाया गया 331A। 338A के द्वारा 89th अमेंडमेंट के
द्वारा 38A में ST/SC कमीशन बनाया गया, नेशनल शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल शेड्यूल ट्राइब कमीशन की स्थापना हुई। इसके बाद 91st अमेंडमेंट हम लोग याद होगा, 91st हम लोगों ने पढ़ा था किसके साथ, 52nd के साथ, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड। ठीक है, ये हो गया है ना, लिखा है ना एंटी डिफेक्शन लॉ, ये देखो। और 15% मिनिस्टर की संख्या होगी, ये भी मैंने बताया था। ठीक, तो ये यूनियन का हो गया, ये स्टेट का हो गया। ठीक, और 52nd अमेंडमेंट से ही 10th शेड्यूल आया था, 52nd अमेंडमेंट से ही 10th शेड्यूल आया था, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसकी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 92nd की चर्चा भी हम लोग 21+71, 21 से सिंधी, इससे कोंकणी मैथिली वो क्या बोलते हैं नेपाली आया। 92nd से आपका क्या है, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली आ गया। तो हमारे भाषाएं जो हैं 21, 71 और 92 के तहत ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी 8वीं अनुसूची में जो भाषा की सूची है उसमें बातें आई हम लोगों के पास। ठीक है, अब आ जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ 93rd अमेंडमेंट। 15 क्लॉज 5 आया, 15 क्लॉज 5। 15 क्लॉज 5 से रिलेटेड 3-4 केसेस पे भी चर्चा करेंगे। एक केस है आपका PAE नामदार वर्सेस कर्नाटका। एक है आपका TM पाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। एक है आपका इस्लामिक एकेडमी। असल में ये तीनों केस जो है ना आर्टिकल 29 और 30 का है, लेकिन इन्हीं तीनों केस में एक और बात कही, इस्लामिक एकेडमी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इन तीनों केस में, इन तीनों केसों का संबंध किससे है, आर्टिकल 39, आर्टिकल बेसिकली 30 से है बेसिकली, लेकिन जब भी 30 पढ़ते हैं तो 29 का क्लॉज 1, 30 के क्लॉज 2, 29 का क्लॉज 2, 30 के क्लॉज 1 के साथ पढ़ते हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत इंटरेस्टिंग है, वो बात की बात है। इन्हीं केस में एक और बात कर दी गई कि जो स्ववित्त पोषित हैं, जो सरकार से एड नहीं लेते, सरकारी सहायता, सरकारी धन नहीं लेते, जो प्राइवेट संस्थान, जो निजी शैक्षणिक संस्थान सरकारी सहायता नहीं लेते, वो आरक्षण देने को बाध्य नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए 15 क्लॉज 5 लाया गया 93rd अमेंडमेंट से। अब इससे क्या हुआ, अब प्राइवेट स्कूल भी SC व ST को आरक्षण देंगे। सरल भाषा में बता रहा हूं इसलिए ऐसा लिख रहा हूं, सिवाय अल्पसंख्यक स्कूलों को
छोड़कर, यानी अल्पसंख्यक स्कूल पे ही लागू नहीं होता, लेकिन बाकी पे होता है। इसी के तहत एक जियो आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसमें यह कहा गया कि कोई भी प्राइवेट स्कूल 14 वर्ष तक के बच्चों 14 वर्ष तक के बच्चों को और कितना 25%, इससे ज़्यादा नहीं भाई, इसको कमाना भी तो है स्कूल को निशुल्क शिक्षा देगा। आरक्षण का मतलब यहां पे मेरा था को निशुल्क शिक्षा देंगे, मैं लिख देता हूं। आरक्षण मैंने इसलिए लिखा क्योंकि असल में ये आरक्षित करने की ही बात है ना, कि उनको निशुल्क पढ़ाना है। और यही बात देखिए, अब आप यहाँ पे आ जाइए। टू एनेबल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन 27% फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी इन गवर्नमेंट एज वेल एज अ प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। दो बातें हैं, दोनों बातें बता देते हैं आपको। पहली बात तो यह है कि 15 का 5 आ गया, और प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अब 14 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देंगे, निशुल्क। क्योंकि निशुल्क शिक्षा देना किसका काम है? आर्टिकल 45 कहता है ना कि बालकों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी 0 से 14, 6 से 14 सॉरी। यही चीज लागू कर दिया गया इस अमेंडमेंट से। साथ ही साथ क्या किया गया, 27% रिजर्वेशन जो है वो गवर्नमेंट मामलों में जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कर दिया गया, ओबीसीज के लिए कर दिया गया। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है, सीधे आप आ जाइए, 95th अमेंडमेंट टू एक्सटेंड रिजर्वेशन ST/SC नॉमिनेशन। हाँ, वो वैसे ही बना रह गया 20 सालों के लिए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट आएगा कि कब हटा दिया गया। 96 जरूर पूछा हुआ है एक बार PCSJ में। ओडिया, उड़ीसा की भाषा है और ओडिया, उसकी जगह अब उड़िया हो गया है, उड़िया कर दिया गया। 96 अमेंडमेंट। पहले से थी भाषा, भाषा पहले से थी, भाषा जोड़ा नहीं गया है, नाम खाली चेंज हुआ है। ओडिया का हो गया है ओरिया, ठीक है, ओरियो बिस्किट टाइप नाम हो गया है। 97th बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 97th को पढ़ाते हुए आपको 2 अमेंडमेंट अब और लेके चलना पड़ेगा, 73वां और 74वां, जो हमने पीछे नहीं बताया है। अलग से लिख लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज करें, मूड चेंज हो। इससे आया 9 पार्ट 9 में एक के तौर पर जोड़ दिया गया ग्राम पंचायत, नगर पालिका, सहकारी समिति। इन तीनों में आर्टिकल 243 के तहत अमेंडमेंट किए गए। अब पहले इसको बता दें, इसमें क्या क्या हुआ। इसमें आ गया आपका 19C में फंडामेंटल राइट बना दिया गया। फिर इसी में आपका आया 43, 46, 47, 48, हाँ 48
बी आ गया, ठीक। और फिर आपका 243 में टी जेड से लेकर, देखिए पार्ट बी, हाँ 43 बी मैंने बताया ना, 43 बी है, सॉरी 48 नहीं है, 43 बी है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे। और पार्ट 9th बी, पार्ट 9th ए, और ये पार्ट 9th। अब आर्टिकल पे आ जाइए, देखिए आर्टिकल इन्होंने बताया है कि नहीं बताया है? आर्टिकल में केवल ये बता दिया है, तो मैं आपको बता देता हूँ आर्टिकल। आओ, आओ है आपका 243 ए से लेकर ओ तक, ठीक है, कैपिटल है शायद, हाँ आओ, गांव में आओ, तो ए बी सी डी एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ पी, पी 243 पी से लेकर ई तक, ई एफ नहीं, ए बी सी डी ई एफ जी एच जी तक। फिर ये आ गया जेड, जेड जी तक, जेड जी तक, सॉरी जेड जी। फिर ये आ गया 243 जेड एच से लेकर जेड टी तक, ये आ गया। ये हो गया आपका ए से लेकर ओ तक, 243 ए से लेकर 243 ओ तक, 243 पी से लेकर एच के पहले तो जी आता ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच, हाँ ये। फिर जेड एच से लेकर जेड टी तक, ये तीनों अलग अलग आपको याद करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भाइयों। इसमें से एक क्वेश्चन तो बहुत अक्सर ही बनते रहते हैं, ठीक। चलिए फिर आ जाते हैं 97th के बाद। 98th अमेंडमेंट में कोई ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। 99th अमेंडमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट है। कॉलेजियम सिस्टम की बातें जो हुई थी, कॉलेजियम सिस्टम 1993 में जो स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया से बनाया गया, और उसके बाद बहुत सारे परिवर्तन किए गए। अंततः कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करने के लिए संसद ने 99th अमेंडमेंट एक्ट का प्रयोग किया, और जिसके माध्यम से क्या बनाया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया। और इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को आर्टिकल 9 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के जजमेंट में असंवैधानिक बता दिया गया, क्योंकि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर यह प्रहार था। इस पर अलग से पूरा क्लास चलता है, ठीक है। तो इसमें क्या किए थे 99th अमेंडमेंट से, ये सब में अमेंडमेंट किए थे, ए बी सी ये सब किए थे, इसमें ये किए थे। अब ये सब क्या हो गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया, तो अब इसका कोई मतलब नहीं रह गया। जो पुरानी स्थिति थी उसी पुरानी स्थिति पे फिर से दोबारा मामला आ गया है। 100 अमेंडमेंट एक्ट हम लोगों ने 9th के साथ पढ़ा था, याद होगा, ठीक है। बांग्लादेश से संबंधित जो हमने बात की थी, लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट भारत और बांग्लादेश। 101st भी हम लोगों ने चर्चा कर ली, 88 के साथ हमने पढ़ा था, ठीक, ये भी हम लोगों ने चर्चा कर ली। 102nd अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आया 338 बी और 342 ए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
इससे आ गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 102 में, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, इसको जोड़ दिया गया। फिर 103rd में मामला आता है इकोनॉमिक्स वीकर के लिए। एक और बात आ जाती है आप लोगों के सामने, रिजर्वेशन की बात आ गई। इकोनॉमिक्स वीकर के लिए 10% रिजर्वेशन आर्टिकल 15 के क्लॉज 5 में जोड़ दिया गया। ये हम लोगों ने देख लिया। अभी तक वो चैलेंज नहीं किया गया है। 104th रिजर्व सीट फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमूव्ड द रिजर्वेशन सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। अब जो 2 लोग एंग्लो इंडियन होते थे ना पार्लियामेंट में आपके, अब वो नहीं रहेंगे, ठीक है, ये हटा दिया गया। 105th रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास कौन होगा, ये कौन तय करेगा? इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑल्सो। स्टेट गवर्नमेंट को ये कर दिया गया, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो थी शक्तियाँ वो अब इसमें आ गई। अब आखिरी अमेंडमेंट जो आया है वो भी दिल्ली से आया है। याद होगा 69th अमेंडमेंट एक्ट, यही 69 से आया था 239AA और 239AB। टू रिजर्व 1/3 ऑफ सीट इन लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन। फॉर वुमेन बहुत बड़ी बात है। लोकसभा टू रिजर्व 1/3 ऑफ सीट इन द लोकसभा, स्टेट असेंबली एंड दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर आफ्टर कमिंग द इफेक्ट। 334 से अभी इफेक्ट में आया नहीं है। जैसे ही 334 से आ जाएगा 1/3 महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा विधायिका में। तो बच्चों, आप लोगों के सामने सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की चर्चा हमने की और बहुत संक्षिप्त रूप में की, बहुत सरल भाषा में की। हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप इन बातों को समझेंगे और इन सारे अमेंडमेंट्स को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि आप ये मान के चलिए कि इन सारे अमेंडमेंट में 2 क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में होंगे। 15 में आप सोचो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपनी जगह, लेकिन इन अमेंडमेंट से पर्टिकुलर अमेंडमेंट पूछे ना पूछे, उससे संबंधित बात पूछ लेगा, उससे संबंधित केस पूछ लेगा जो आपको बताएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल फिर आपके साथ।